हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर ऑन इक्वलिटी। इस चैप्टर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी का क्या है कांता की स्टोरी के माध्यम से पढ़ा। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि हमारे समाज के अंदर किस तरह से या हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इनइक्वलिटी एग्जिस्ट है या किस तरह से लोग दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और इसी के तहत हमने दो कहानियाँ भी पढ़ी। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से बचपन में उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया और साथ साथ उनकी डिग्निटी को बहुत ठेस भी पहुंचाई। तो इसी के साथ साथ हमने एक और कहानी पढ़ी मिस्टर अंसारी की, जिसमें मिस्टर अंसारी ने जो एक बड़े शहर में रहते हैं और एक मकान लेना चाहते हैं किराए पर, लेकिन उनको धर्म की वजह से मकान लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो भी इस इनइक्वालिटी के शिकार होते हैं। उनकी डिग्निटी को बहुत ठेस पहुंचती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि हमारा जो संविधान है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण किया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने हमारे देश के संविधान में प्रावधान किया कि पहली बात तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। किसी भी तरह से हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, उन्होंने सभी देश के नागरिकों को, यानी चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, सभी के लिए इक्वालिटी की बात कही या इक्वालिटी का प्रावधान किया, प्रोविज़न्स किए। और उस इक्वालिटी के प्रोविज़न्स में हमने जो प्रोविज़न्स हमारे संविधान में दिए गए हैं वो हमने पढ़े अपनी लास्ट क्लास में। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारे देश में आज भी, जबकि हमारे देश में एक कानून है कि हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सबको इक्वल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा, समान दर्जा देना पड़ेगा, सबके आत्मसम्मान की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, डिग्निटी की। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी लोगों के साथ जाति धर्म या कम्युनिटी या अन्य आधार पर भेदभाव करते हैं। तो उसका हमने रीज़न भी पढ़ा कि लोगों की जो सोच है वो बहुत धीरे धीरे बदलती है और उसके लिए हम सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, सामाजिक स्तर पर भी और इंडिविजुअल स्तर पर भी। हमें ये समझना होगा कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई इन्फीरियर या कमज़ोर नहीं है और हर एक व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। यानी कि जो इक्वलिटी का जो इशू है, समस्या है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, अन्य डेमोक्रेसी में जो भी है उनमें भी ये क्या इशू है या क्या समस्या है, ये कि अन्य देशों की जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनमें इक्वलिटी की क्या समस्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो you are probably wondering whether India is only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पर इक्वलिटी के लिए जो इक्वलिटी की समस्या रही है या इनइक्वलिटी के लिए को दूर करने के लिए, इक्वलिटी स्थापित करने के लिए एक लगातार संघर्ष चलता रहा है। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. जबकि सच्चाई है कि और भी जो देश हैं जिनमें जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दुनिया के, वहाँ भी जो कम्युनिटी स्ट्रगल का जो मेन इशू रहा है वो इक्वलिटी ही रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम अमेरिका की बात करें, United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continues to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in late 1950s to push for equal rights for अफ्रीकन अमेरिकन्स। देखिए, अफ्रीका जो अमेरिका है, अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ एक लंबे समय से अनइक्वल ट्रीटमेंट होता रहा है, खासकर 1950s से पहले की बात करें तो। क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन वो लोग थे जो अफ्रीका से जिनके एंसेस्टर्स थे, जो या के पूर्वज जो थे अफ्रीकन लोगों के,
वो अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे दास बनाकर, गुलाम बनाकर। तो ये वो लोग हैं जिनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा जाता है, लेकिन इनके साथ भी लगातार अनइक्वल ट्रीटमेंट होता रहा है। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. यहाँ तक कि अमेरिका में ये कहिए कि उनको इक्वलिटी से डिनाई किया गया था, यानी समानता के अधिकार की उन्हें दिया नहीं गया था, समानता का अधिकार कानूनन भी नहीं दिया गया था। बल्कि एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर एक ऐसा कानून था कि अगर आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो आपको या तो बस की लास्ट सीट पे बैठना होगा, या अगर कोई वाइट अमेरिकन यानी अंग्रेज आ जाता है या वाइट अमेरिकन आ जाता है तो आपको या तो वो सीट छोड़नी पड़ेगी या दूसरी सीट पे जाना पड़ेगा, या फिर आपको वो सीट छोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा। तो ऐसा कानून था अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्या है, द रोज़ा पार्क 1913-2005 was an African American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. एक घटना है अमेरिका की 1 दिसंबर 1955 की, और ये घटना है रोज़ा पार्क के साथ हुई थी। रोज़ा पार्क जो अफ्रीकन अमेरिकन है, एक लेडी जो अपने पूरे दिन के काम के बाद थक कर बस में बैठी हुई थी। तो अभी एक एक अमेरिकन आए तो उन्होंने उसको अमेरिकन को सीट देने से मना कर दिया। तो उनका जो रिफ्यूज़ल था या मना करना था वो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का उसने रूप लिया, और अफ्रीकन अमेरिकन की इक्वलिटी के लिए या अनइक्वल ट्रीटमेंट जो उनके साथ होता था उसके लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में वो सामने आया है, जिसको हम सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. It also stated that all the schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. अब इस आंदोलन की वजह से ही 1964 में अमेरिका कानून में बदलाव किया गया। ये एक नया कानून लाया गया जिसको सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 के नाम से जाना जाता है। इसमें जो रेस के आधार पर, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के आधार पर किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको निषेध कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और ये भी इसमें प्रावधान दिया गया कि जो स्कूल पहले 1964 से पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो बच्चे होते थे, चिल्ड्रन होते थे, उनके लिए अलग से सेपरेट स्कूल हुआ करते थे। तो अब इस कानून में प्रावधान किया गया कि अब आपको उन सेपरेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप भी जो और लोगों के लिए स्कूल हैं, जो अमेरिकन्स, वाइट अमेरिकन्स के लिए जो स्कूल हैं, उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। However, despite this, majority of African Americans continues to be among the poorest of the country. Most African American children can only afford to attend government schools, but that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. लेकिन जो ये अफ्रीकन अमेरिकन है, आज भी अमेरिका के ज़्यादातर गरीब लोग हैं, यानी अमेरिका के ज़्यादातर गरीब लोग कौन हैं, वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं और जो टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। जबकि अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन्स जिन स्कूलों में पढ़ते हैं या तो वो प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो भी उनमें भी बहुत अच्छी फैसिलिटी, हाई फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि किस तरह से अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था और उसके लिए किस तरह से आंदोलन अमेरिका में चला। और 1964 के बाद अमेरिका में भी सिविल राइट एक्ट के माध्यम से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट का लॉ बना और उन लोगों को न्याय मिल सका। एक आर्टिकल हमारे संविधान में दिया है जो इक्वलिटी से रिलेटेड है, या ये कहिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन
को ख़त्म करने की बात हमारे संविधान में कही गई है, प्रावधान किया गया, उससे संबंधित है। पढ़ते हैं। Except from Article 15 of Indian Constitution, prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex और place of birth। यानी इस आर्टिकल के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो हमारे संविधान में दिया गया है कि किसी भी आधार पर, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो, हर तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसको समाप्त कर दिया गया है। और वो किस तरह समाप्त किया गया है, देखिए इसमें क्या प्रोविज़न है इसके अंदर। नंबर 1, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। यानी स्टेट, यानी जो राज्य है या सरकार है, वो किसी भी व्यक्ति से उसके रिलीजन, उसके रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या और किसी अन्य आधार पर किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं करेगी। नंबर 2, नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। और दूसरा प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ उसकी रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या किसी डिसेबिलिटी या लाइबिलिटी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर जाति, धर्म या उसके प्लेस ऑफ बर्थ या उसकी डिसेबिलिटी या उसकी कि उसकी जो लाइबिलिटी है उसके आधार पर किसी व्यक्ति पर आप प्रतिबंध नहीं लगाओगे। प्रतिबंध लगाने का मतलब उसको रोकोगे नहीं। अब किस चीज़ से नहीं रोकोगे? नंबर 1, एक्सेस टू पब्लिक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कोई भी शॉप्स पे जाने से या पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल्स में जाने से या कोई भी एंटरटेनमेंट का प्लेस है जैसे सिनेमा हॉल है, पार्क है या जू है, ऐसी जगह पर जाने से आप इसलिए नहीं रोकोगे किसी व्यक्ति को या उस पर इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाओगे कि वो किसी खास जाति, समाज, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ से संबंध रखता है या वो डिसेबल है। दूसरा प्रावधान क्या किया गया है? द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing ghats, roads and place of public resorts maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to the use of general public। दूसरी बात, आप किसी व्यक्ति को जाति, धर्म या उसकी कास्ट के आधार पर या सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, लाइबिलिटी के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर किस चीज़ों के लिए नहीं मना करेंगे? एक तो मैंने बताया कि किसी पब्लिक रेस्टोरेंट या या शॉप्स या होटल्स या कोई भी एंटरटेनमेंट की जगह पर जाने से नहीं रोक सकते। दूसरा, कोई भी कुआं है या ये तालाब है या नहाने का स्थान है जिसको स्नान घाट भी बोलते हैं हम लोग, नदी के किनारे पे जो होते हैं, रोड है या कोई भी पब्लिक रिसोर्ट है जिसमें यह कहिए कि गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है या कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है या कोई भी ऐसी जगह जो पब्लिक यूज़ के लिए दी गई है, वहाँ पर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं रोकेंगे, इसलिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे कि वो किसी कास्ट से जुड़ा हुआ है, किसी खास कास्ट से जुड़ा हुआ है, रेस से, सेक्स से या प्लेस ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ है या डिसेबिलिटी है या उसकी लाइबिलिटी है किसी तरह की। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को इन चीज़ों का प्रयोग करने से जो जनरल पब्लिक के लिए आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये 2 प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो ये पढ़ा हमने आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का। अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी देश को हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल trying to expand the idea of democracy and push for greater recognition of equality on the existing as well as new issue। ऐसा हमेशा होता रहा है कि लोग या ये कहें संप्रदाय या समुदाय इस इक्वलिटी की भावना को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें ताकि और ज़्यादा ये इक्वलिटी समाज के और विभिन्न इश्यूज़ पर स्थापित हो सके। द सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल। इसका मुख्य जो कारण है या ये कि मुख्य जो की इश्यूज़ है, जो इसका मुख्य केंद्र बिंदु है, वो ये है कि सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा मिले एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन, और उनका आत्मसम्मान के ध्यान रखा जाना चाहिए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया। और इस किताब में और भी बहुत सारे हम चैप्टर्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे डेली लाइफ में किस तरह से डेमोक्रेटिक आइडियाज़ में ये इक्वलिटी जो
इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, किस तरह से, वो हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहर्ड। और हम ये भी सोचेंगे कि क्या जो इक्वलिटी की भावना है सभी व्यक्तियों के लिए, क्या वो स्थापित होती है, और क्या हमारी जो डिग्निटी है उसको ऊपर रखा जाता है या उसका सम्मान किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर अबाउट द इक्वलिटी, ये हमने इसमें पढ़ा। अब इसके कुछ जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और उसके आंसर आप लोग अपनी फाइंड आउट करेंगे। डेमोक्रेसी, वाई इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है रीड द बॉक्स इन आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 का जो हमने बॉक्स अभी अभी पढ़ा उसको आप फिर से पढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरह से अनइक्वालिटी की बात कही गई है। तीसरा है इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस था वो अंसारी से किस तरह से मिलता जुलता है। फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द राइट of Person with Disability Act 2016, person with disability have equal right and that the government should make possible their full participation in society. The government has to provide free education and integrated children with disability into the mainstream school. This law also states that all the public places including buildings, school, etc. should be accessible and provided with ramps. 2016 का जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसके अंतर्गत सभी को इक्वल राइट दिया गया है, और डिसेबल लोगों को भी सरकार के द्वारा ये प्रोविज़न किया गया है कि उनका समाज में इक्वल पार्टिसिपेशन हो। और गवर्नमेंट ऐसे जो डिसेबल लोग हैं, जो अपंग हैं किसी भी तरह से, जो शारीरिक, मानसिक या किसी भी आधार पर जो अपंग हैं, जो डिसेबल हैं, उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, और मेन स्ट्रीम के जो स्कूल है, जो आम बच्चों के स्कूल हैं, उसमें वो बच्चे पढ़ सकें, यानी ये जो डिसेबल लोग हैं वो भी आम बच्चों के स्कूल में पढ़ सकें। और साथ साथ सरकार ये भी प्रावधान करे कि जो भी पब्लिक प्लेस हैं या बिल्डिंग हैं या स्कूल हैं वहाँ पर रैंप बनाए जाएं ताकि ये लोग भी उन चीज़ों का प्रयोग कर सकें। अब आपको एक पिक्चर दिख रही है, एक फ़ोटो दिया है, पिक्चर दी है, इसको देखते हैं। लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स, डू यू थिंक द अबव लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस। यहाँ पर एक बच्चा है जिसको व्हील चेयर पर सीढ़ियों से उठा के लाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये लॉ जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट सही से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नीड टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल टू हिम फॉर हिम। अब इस बिल्डिंग में और क्या किया जाना चाहिए ताकि ये बच्चा भी इस बिल्डिंग का प्रयोग खुद कर सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट द डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी। और इस बच्चे को इस तरह से लाया जा रहा है तो क्या इसकी डिग्निटी यानी इसका आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची होगी या नहीं पहुंचती है, या इसकी डिग्निटी का पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी सेफ्टी पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सब हमें इसके बारे में लिखना है। तो दिस इज़ द चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी। सो थैंक यू फॉर दिस डे। अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। गुड बाय।